मॉडर्न फिजिक्स में जो सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बोलेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब कहते हैं क्या कि ड्यूअल नेचर मतलब रेडिएशन मतलब क्या है कि लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। रेडिएशन का मतलब क्या है कि लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसी के बारे में हम लोग को क्या करना पड़ता है, डील करना होगा। तो असल में है क्या कि साहब सबसे पहले तो पता करना होगा कि साहब लाइट हमारी कैसा नेचर रखती है ना। वेव का नेचर है या पार्टिकल का नेचर इसके पास है। वेव नेचर किसे कहते हैं, पार्टिकल नेचर किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हमको क्या करना बेटा, पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से देख बेटा, हुआ क्या था कि बहुत पहले कि साहब पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होगा कि जैसे मानो कि ये एक पार्टिकल है, जैसे ये क्या है बेटा, एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। प्रोटॉन एक पार्टिकल है। ये क्या है, एक ब्लॉक, कोई भी एक, जैसे हम लोग ब्लॉक वगैरह लेते हैं, हम लोग क्या है, हम खुद एक पार्टिकल हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे पार्टिकल हैं जिसका शेप और साइज भी बड़ा है और मास भी हमारा क्या बेटा, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कहता है क्या कि ये जो लाइट है ये कैसा नेचर रखता है बेटा, ये वेव नेचर रखता है या पार्टिकल नेचर रखता है, उसी को हम लोग देखना है। तो कहते हैं क्या कि साहब वेव नेचर क्या है कि साहब हम देखते हैं लाइट ऐसे आती है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है। हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े हुए हैं कि साहब कि किसी सरफेस पे अगर लाइट गिरती है तो कहता है क्या, किसी एंगल पे इंसिडेंट होती है ना। नॉर्मल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या करती है बेटा, इंसिडेंट होती है, और फिर उतना ही एंगल मिला के, उतना ही एंगल बना के बेटा क्या करती है, निकल जाती है। आप कुछ दिन बाद अगर आप पढ़िएगा तो रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, आप पढ़िएगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी पढ़िएगा, आप पढ़िएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़िएगा, आप पढ़िएगा इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट पढ़िएगा। अरे हाँ ना तो बोल। तो ये जो डिफ्रैक्शन है, ये जो इंटरफेरेंस है, इन सब में आप देखिएगा क्या कि साहब लाइट हमेशा पार्टिकल नेचर कभी भी नहीं रखता। इन सब में लाइट के पास हमेशा वेव नेचर है। कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक डिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि साहब इससे पता चल जाएगा वेव और पार्टिकल में क्या डिफरेंस है। जस्ट सपोज कीजिए कि मान लो कि ये एक कोई भी हमारा ऑब्स्टकल है। ऑब्स्टकल का मतलब हो गया कि कोई रुकावट करने वाला, ठीक है। जैसे माने कि हमें लकड़ी का कोई गुटका लगा दिए, ठीक है, और इधर से हम क्या कर रहे हैं कि लाइट हम गिरा रहे हैं। इधर से हम, ये लाइट है हमारी, ठीक है, ये अपना स्क्रीन हो गया या जो भी हो, ठीक है, स्क्रीन मान लीजिए इसको, SCREE। आगे पढ़ना है हम लोग को, है ना, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखिएगा कि ये जो लाइट आ रही है ये ऑब्स्टकल है। ऑब्स्टकल मतलब रुकावट पैदा करने वाला, है ना। जैसे हमने बोला कि अभी लकड़ी का गुटका यहाँ पे अगर लगा देते हैं तो ये जो लाइट है यहाँ से ट्रेवल करेगी, जाएगी, यहाँ से ये ट्रेवल करेगी, ये जाएगी, यहाँ से ये ट्रेवल करेगी, ये सीधे चली जाएगी। बोल, कोई दिक्कत? लेकिन साहब क्या लाइट इसके आर पार होगा? नहीं होगा, है ना। मैंने हम लकड़ी का गुटका माने हैं तो लाइट आर पार नहीं, ग्लास होगा तो आर पार चलेगी जाएगी, ग्लास नहीं मानना है। अब तो सोच, लेकिन देखना क्या था कि साहब ये लाइट जो है यहाँ तक आ रही है तो इसको सीधे जानी चाहिए थी। ये जो लाइट एकदम यहाँ पे सीधे पड़ रही है तो ये लाइट आ रही थी, इसको सीधे जानी थी, लेकिन देखा क्या कि सीधे गई नहीं। ये क्या हो गया बेटा कि लाइट ऐसे बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ से यहीं तक ब्राइट पार्ट मिलना चाहिए था। ब्राइटनेस हमें बस यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलना चाहिए था। अरे बोल हाँ कि ना। लेकिन हमें जब स्क्रीन देखे तो स्क्रीन पे हमको यहाँ से यहाँ तक ब्राइटनेस दिखाई दी बेटा। ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, हम ज़्यादा डिस्टेंस आपको बता दें, लेकिन छोटा सा डिस्टेंस होता है, मतलब यहाँ तक आपको ब्राइटनेस दिखाई दी। नहीं समझ में आया? लाइट तो हम जानते हैं कि लाइट एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, ट्रेवल करती है। अरे हाँ ना तो बोल। तो कह रहा है क्या कि अगर ये ऑब्स्टकल है, रुकावट है, तो यहाँ से लाइट को रुक जानी चाहिए थे। ये पूरी की पूरी लाइट ऐसे जा रही थी तो पूरी की पूरी लाइट यहाँ तक आनी चाहिए थी, मतलब यहीं तक हमको ब्राइट चीज़ दिखाई देना चाहिए था स्क्रीन पे। लेकिन हमने क्या देखा कि ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा है। ब्राइटनेस का जो पार्ट है या एरिया है वो क्या है बेटा, कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि साहब लाइट हमारी बेंड कर रही है। लाइट क्या कर रही है? बेंड कर रही है। लाइट क्या कर रही है? बेंड नहीं कर गई, घूम नहीं गई बेटा,
लाइट हमारी बेंड कर गई है। तो ये जो बेंडिंग फिनोमेनन ऑफ द लाइट है इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को ही बता रहा है कि लाइट के पास क्या है बेटा, वेव नेचर होने के कारण ये लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल होता तो ये क्या करते हैं, लाइट एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती है। जैसे पार्टिकल को अगर हम फेंकते हैं, जैसे हम किसी बंदूक से गोली मारते हैं, बंदूक किसी से गोली मारते हैं, बंदूक से गोली मार रहे हैं, तो क्या करेगा कि जहाँ पे हम एम करेंगे वहीं पे पार्टिकल जाएगी, एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में जाएगी। बोल हाँ कि ना? ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल mg फोर्स का इफेक्ट कंसिडर नहीं कीजिए। तो अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल क्या जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगी। लेकिन क्या देखा कि इसको स्ट्रेट लाइन पाथ ना मिला, ये क्या मिला, कुछ बेंडिंग कर गया। क्या कर गया बेटा, कुछ बेंड कर गया। तो यही है, ये क्या है साहब, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सब फेनोमेनन क्या है कि ये सब वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए हुआ क्या कि स्टार्टिंग के सिचुएशन में, चैप्टर का हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, है ना। आइए आप लोगों को बेटा इसका पीडीएफ जो भी पढ़ा रहे हैं, इसका पीडीएफ फाइल आप लोगों को अपलोडेड है ना। आप लोग क्या करना है, सिंपली इसको वॉच करना है। वॉच करने के बाद, चूंकि हम आपको टाइम नहीं देंगे लिखने के लिए, है ना, तो घर पे उसको लेक्चर खत्म होने के बाद उसको लिख लेना है, ठीक है। आइए तो करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम लोग सबसे पहले देखो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग आए, है ना, एक से एक साइंटिस्ट आए। सबसे पहले न्यूटन साहब आए। सबसे पहले क्या है बेटा, न्यूटन साहब आए। न्यूटन अपने एक थ्योरी लेके आए जिसको बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखो बेटा है क्या कि सबसे पहले न्यूटन साहब है कि लाइट क्या है। सब लोग इस जानकारी में था कि साहब लाइट क्या है, वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है। तो सबसे पहले न्यूटन साहब आए और वो अपना थ्योरी लेके आए कि उन्होंने थ्योरी का नाम दिया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूटन साहब ने बताया क्या कि बाबू जो हमारी लाइट है वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। लाइट क्या है, एक पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। और उस पार्टिकल का जो नाम है, उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस्क्यूल पार्टिकल। नहीं आया, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। हेलो, क्या कर रहे हो? ध्यान से देखिए बेटे, बोर्ड पे ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत दिन बाद पढ़ने आए हो। कह रहे क्या कि साहब हम लोग क्या पढ़ रहे बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूटन साहब आए। न्यूटन साहब ने कहा कि साहब लाइट हमारी है वो एक पार्टिकल नेचर रखती है और उस पार्टिकल का नाम होता है कॉर्पस्क्यूल पार्टिकल। ठीक है, हम तो सब लोग, न्यूटन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सब लोग समझ गए ठीक है भाई लाइट जो है पार्टिकल नेचर ही रखता है। न्यूटन के जाने के बाद एक आए सर हाइगन साहब। हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन साहब अपने प्रिंसिपल लेके आए, कहा कि देखो बेटा, हाइगन साहब बहुत, न्यूटन साहब ने बोल दिया कि लाइट जो पार्टिकल नेचर रखती है, लेकिन उसके बाद हाइगन साहब आए। हाइगन साहब कहा कि बाबू देखो लाइट जो है पार्टिकल नेचर नहीं रखती है, लाइट वेव नेचर रखती है। लाइट और खटाखट उन्होंने 2-4 को डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखा दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, है ना, इंटरफेरेंस, मतलब बहुत सारी चीज़, इंटरफेरेंस वगैरह सब चीज़ उन्होंने दिखा दिया। कहा कि साहब इन सब में लाइट को क्या माना गया है बेटा, वेव नेचर माना गया है। ठीक है, तब फिर लोग सोचने लगे ना चलो भाई ठीक है कि हाइगन साहब ने बोला कि लाइट जो है वेव नेचर रखती है, तो लोग मानने लगे कि लाइट वेव नेचर है। ठीक है, अभी साहब इनका भी ख़त्म ही नहीं हुआ था, तब तक एक और आ गए थे हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल कौन सा थ्योरी था, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, क्या हुआ कि हाइगन साहब बोल दिया कि साहब हमारा जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर रखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लाइट जो है वेव नेचर रखता है, सब लोग मान गए। उसके बाद तुरंत इनके सपोर्ट में खड़े हो गए बाबू मैक्सवेल साहब। तो उन्होंने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उन्होंने बताया कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम लोग अभी पढ़ते हैं साहब कि लाइट इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होता है ना साहब। आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे चलता है, मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट परपेंडिकुलर में चलता है,
है ना, ऐसे उन्होंने, अब एग्जैक्टली डायग्राम उनसे अभी बन नहीं रहा है, ऐसे कुछ था उन्होंने बताया था, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे चलता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वाले में चलता है। एक डायग्राम आप लोग कभी बुक वगैरह में आप लोग देखे होंगे, क्या है बता दिया जाए। लेकिन क्या है कि मैक्सवेल साहब आए, तो मैक्सवेल साहब कहे कि साहब कि जो हमारी लाइट है ना, वो लाइट एक वेव है, और ये वेव है कैसे, तो उन्होंने मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी अपना दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से उन्होंने कहा कि साहब हम हाइगन साहब को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सपोर्ट कर रहे हैं कि साहब इन्होंने वेव थ्योरी दिया था और इन्होंने भी लाइट को वेव थ्योरी ही मान के डील किया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आए, ये सब बेटा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग को बस खाली जानकारी के लिए आपको दे रहे हैं, बाकी हमारा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने वाला है। इसके बाद आए मैक्स प्लैंक, क्वांटम थ्योरी। इसके बाद क्या आ गया बेटा, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्वांटम का मतलब क्या होता है बेटा, क्वांटम का मतलब होता है पार्टिकल। क्वांटम का मतलब क्या होता है, कभी भी अगर क्वांटम का मतलब आए तो क्वांटम का मतलब नाम समझ लेना कि साहब वो पार्टिकल है, ठीक है। तो साहब मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी आए, और क्वांटम थ्योरी से इन्होंने बताया ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया इन्होंने। मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी से इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था, और इन्होंने कहा कि साहब लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था बेटा, क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी के बाद इन्होंने कहा कि साहब लाइट वेव नेचर नहीं रखती है, लाइट जो है पार्टिकल नेचर रखती है। कहा कि ठीक है, लाइट सर 6 बजे के बाद फ्री होता है, ठीक है। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो उन्होंने बताया क्या कि ध्यान से देखना क्या हो रहा है। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि साहब लाइट जो है पार्टिकल नेचर रखता है। कहा कि ठीक है। अब बाबू ध्यान से देखो, न्यूटन साहब ने क्या बोला, न्यूटन साहब ने बोला कि सर हम जो है पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं। हाइगन साहब कहे कि हम जो वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। इन्हीं के सपोर्ट में मैक्सवेल भी आ गए थे। मैक्सवेल के बाद आ गए मैक्स प्लैंक, जो कहा कि नहीं लाइट जो है पार्टिकल नेचर की है। इसके बाद फिर आए आइंस्टीन साहब भी कूदे इसमें। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आ गया बेटा, क्या गया। इसके बाद आए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टीन साहब उस समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, विद्वान थे, है ना। तो आइंस्टीन साहब आए, आइंस्टीन साहब कहे कि देखो बाबू टेंशन मत लो, है ना, जो हमारा लाइट है वो पार्टिकल नेचर रखता है। लाइट क्या रखता है बेटा, पार्टिकल नेचर रखता है। और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए उन्होंने बताया था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर रखती है। मतलब होता है क्या है कि साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या भी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा कि जब किसी लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिरती है तो साहब वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन लाइट के वेव नेचर से डील नहीं किया जा सकता था, उनके पार्टिकल नेचर से ही डील किया है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी हमारी लाइट है वो फोटोन से मिलके बना होता है, और फोटोन को एक पार्टिकल उन्होंने माना था, पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना। आइए, तो आइंस्टीन साहब कहे कि बाबू साहब ये तो पार्टिकल नेचर है। तो साहब ये तो बड़ा पंगा हो गया कि साहब लाइट एक्चुअली है क्या, वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, कौन सा नेचर रखता है, इसके बारे में कैसे डिस्कस किया जाए। तो साहब इसके बाद आइंस्टीन किस बाद आए, कौन आए थे इसके बाद, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली स्पेलिंग याद है, BROG, डी ब्रॉगली। ठीक है, वो आपके नोट्स में दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। कह रहे क्या, किसके बाद आए, डी ब्रॉगली साहब आए। तो डी ब्रॉगली साहब कहे कि देखो वो सब लोग को बुलाए, देखो टेंशन मत लो। सब लोग उदास हो गया था कि साहब लाइट पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है, हम ही लोग पगला रहे हैं। अरे हाँ ना, देखो ये कौन सा नेचर बेटा, पार्टिकल। अरे सब लोग बोलेंगे जल्दी फटाक से, ये कौन सा नेचर, पार्टिकल। हाइगन साहब वेव नेचर को बताया था, बहुत बढ़िया। ये भी वेव को ही सपोर्ट कर दिए थे। उसके बाद ये पार्टिकल नेचर के आ गए थे।
और ये फिर आ गए, ये भी पार्टिकल नेचर को ही सपोर्ट करती है। ठीक है, अब साहब हाँ भिड़ंत हो गया था कि पार्टिकल होगा कि वेव होगा। तो अब भिड़ंत को दूर करने के लिए डी ब्रॉगली साहब आए, जैसे डिफ्रेंशिएशन के लिए आए थे मैथमेटिकल टूल्स आए थे, वैसे वैसे डी ब्रॉगली साहब हैं। डी ब्रॉगली ने कहा कि साहब लाइट ना ही पार्टिकल नेचर का है ना ही वेव नेचर का है, लाइट दोनों नेचर का है। लाइट कौन से नेचर का है बेटा? दोनों नेचर का है। मतलब लाइट के पास डुअल नेचर होता है। डुअल का मतलब दो, डुअल का मतलब दो, दोनों नेचर होता है कि साहब लाइट हमारी पार्टिकल नेचर भी रखती है और लाइट हमारा वेव नेचर भी रखता है। लाइट हमारा पार्टिकल भी नेचर रखता है और लाइट हमारा वेव नेचर भी रखता है। कहा कि ठीक है, तो कहा कि ठीक है बताओ, तो वेव लाइट जो है पार्टिकल नेचर रखता है, वेव नेचर भी रखता है, तो थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करके बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो, डी ब्रॉगली ने स्टेटमेंट दिया कि साहब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका लेक्चर बेटा। गप मार रहे हैं, नहीं ना मारिए, देखिए ना। कहते हैं क्या कि डी ब्रॉगली साहब आए, तो डी ब्रॉगली साहब कहे कि देखो बेटा लाइट जो है हमारी पार्टिकल नेचर और डुअल पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों रखता है बेटा, है ना। अब कैसे रखता है? तो उन्होंने कहा, लोग पूछे कि बाबू कैसे रखता है, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली, तो डी ब्रॉगली का हम लोग लिख रहे हैं, तो डी ब्रॉगली ने बताया क्या कि साहब जो लाइट है वो एक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सब लोग कहा है पार्टिकल से मिलकर, मतलब पागल हो क्या, हम भी तो पार्टिकल ही बताए थे। तो उन्होंने कहा पूरा सुनो, उन्होंने कहा पूरा सुनो, उत्तेजित नहीं हुई, याद है बात पे। उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उस पार्टिकल का नाम है फोटोन। लाइट किससे मिलकर बना होता है बेटा? पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उस पार्टिकल का नाम क्या होता है बेटा? फोटोन होता है। और कहा कि सर जो फोटोन होता है उस फोटोन के पास मोमेंटम होगा। पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है m इंटू वी। पार्टिकल के पास मोमेंटम कितना होता है? लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अरे बोलो हाँ। उन्होंने कहा कि सर ये जो फोटोन होगा, फोटोन, उस फोटोन के पास अपनी जो मोमेंटम होगी वो फोटोन की मोमेंटम p बराबर m इंटू वी नहीं होगा। अगर ये होता तो पार्टिकल हो जाता है, अगर मोमेंटम m इंटू वी होता तो ये क्या हो जाता बेटा? पार्टिकल हो जाता। उन्होंने कहा कि सर जो लाइट फोटोन है उस फोटोन के पास जो मोमेंटम होगा, बोल कितना होगा? फोटोन का मोमेंटम बताओ तो, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? उन्होंने कहा कि जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम होगा उसका h बाई लेमडा होगा। कहा कि लेमडा, हाँ तो लेमडा क्या है? वेव लेंथ। आ गया, वेव आ गया। देख हमने क्या किया कि साहब डुअल, उन्होंने कहा कि फोटोन जो है, फोटोन एक हमारी क्या है? पार्टिकल है। फोटोन क्या है बेटा? एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल के पास जो मोमेंटम होगा mv के बराबर नहीं होगा, उसके पास जो मोमेंटम होगा वो h बाई लेमडा के बराबर होगा। और लेमडा को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ और h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। h को क्या बोलते हैं बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा और उसी फोटोन के पास जो एनर्जी होगी वो होगी एच सी बाई लेमडा। उन्होंने ये दो चीज़ कहा कि साहब जो फोटोन है उस फोटोन के पास जो मोमेंटम होगा वो एच बाई लेमडा होगा और उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा? एच सी बाई लेमडा होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने एक तो पार्टिकल भी बना दिया और दूसरा उसका जो मोमेंटम वगैरह या एनर्जी वगैरह लिख रहे हैं वो किसके टर्म में लिख रहे हैं बेटा? लेमडा या फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख रहे हैं वो। तो इसका मतलब लेमडा किसका होता है? सर वेव का ही होता है। तो इसका मतलब उन्होंने डुअल नेचर इसको समझा दिया। क्या कि देखो बेटा कह रहा है क्या कि h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। h को क्या बोलते हैं? PLANCKS प्लैंक्स कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा इसको। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब होता है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे चलिए चाहे आप आसमान में चलिए चाहे अंतरिक्ष में चले जाइए, कभी भी वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू किसी को याद है बेटा? -38। नहीं 6.67 इंटू 10 टू पावर -34 यूनिट जूल सेकेंड। क्या सर ये जूल सेकेंड कैसे आता है बेटा? तो ध्यान से देखो बेटा, यहां से आपको आ जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले देखो बेटा,
अभी आपको बता रहे हैं ये जूल सेकंड कैसे आया है ना, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग बताएंगे उसको। यहाँ ध्यान से देखो, उन्होंने कहा कि सर जो फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, hc/λ होती है। तो ध्यान से सोच, हमने पढ़ा है v बराबर होता है f इंटू लेमडा, कभी वेव में पढ़ा होगा। v बराबर क्या होता है, f इंटू लेमडा, और इस f को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका यूनिट किस में होता है बेटा, हर्ट्ज में होता है। और हर्ट्ज किसको कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है बेटा हर्ट्ज। क्या होता है बेटा, अब हर्ट्ज किसको बोलते हैं, 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हर्ट्ज बोलते हैं। सेकंड इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नहीं आया, 1/सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा, तो कहा साहब कि ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब तुम सोचो कि यहाँ पे ये c क्या है, c क्या है बेटा, तो c को बोलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट। c को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट, जिसका यूनिट होता है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, मीटर पर सेकेंड। कहते हैं क्या कि सर तुम सोचो कि अगर यहाँ पे ये जो वेलोसिटी, ये किसी भी वेव की वेलोसिटी लिया हुआ है, लेकिन अगर यही वेव हमारी क्या हो जाए, अगर लाइट हो जाए, ये वेव क्या हो जाए बेटा, अगर ये वेव क्या हो जाए बेटा, अगर लाइट हो जाए, प्रकाश हो जाए, तो उस केस में v को क्या लिख सकते हैं बेटा, c बराबर f इंटू लेमडा लिखा जा सकता है। अरे हाँ ना, तो बोल, यहाँ पे लेमडा क्या होगी, ये जो लाइट है, इस लाइट की वेवलेंथ हो जाएगी, है ना, जो लाइट आ रही है उस लाइट की क्या हो जाएगी, वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी भी उसी लाइट की हो जाएगी और सोर्स की हो जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी हमेशा किसका होगा बेटा, सोर्स का हो जाएगा। आइए, तो c बराबर होता है f इंटू लेमडा। आपने पढ़ा होगा बेटा इसको, म्यू पढ़ा होगा, या पता नहीं क्या, म्यू ना, म्यू इंटू लेमडा, है ना। हम फ्रीक्वेंसी को f से दिखा रहे हैं, f से दिखाते हैं। आप लोग या तो चेंज कर लीजिएगा, नहीं तो मत चेंज कीजिएगा, एक में म्यू में पढ़िएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो c बराबर f इंटू लेमडा यहाँ से समझ में आता है। अब थोड़ा सा रिलेशन देखना है बेटा, हमको रिलेशन क्या है, एनर्जी बराबर क्या है, hc/λ। तो तुम सोचो कि अगर फ्रीक्वेंसी बराबर कहे हैं तो ये लेमडा इधर गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो क्या इसको लिखा जाता है, c/λ लिखा जा सकता है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा c/λ। इस रिलेशन से हमको समझ में आ रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, यही c/λ को क्या एनर्जी में डाला जा सकता है, चूंकि हमने एनर्जी बराबर क्या पढ़ा है बेटा, h गुने c/λ। अरे हाँ ना, तो बोल, एनर्जी बराबर क्या पढ़ा है, hc/λ, मतलब h गुने c/λ, और c/λ को क्या बोलते हैं सर, फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए एनर्जी जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, h इंटू एफ। मतलब ये किसकी बात करी जा रही है बेटा, फोटोन की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है बेटा, मतलब फोटोन के पास जो मोमेंटम होता है वो h/λ होता है, या उसके पास एनर्जी जो होगा hc/λ होगा, और साथ साथ एनर्जी एक लेमडा के टर्म में हम लोग पढ़ते हैं, और दूसरा एनर्जी हम लोग किसके टर्म में पढ़ेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में पढ़ेंगे, है ना। तो जो फोटोन के पास जो एनर्जी आ गई बेटा, ध्यान समझना बेटा, जो फोटोन के पास जो एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई बेटा, hc/λ, ये वेवलेंथ के टर्म में आ गई, और दूसरा किस में आ गया, h इंटू एफ, ये किसके टर्म में आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया। ये याद रखना है कि किसी फोटोन के पास जो एनर्जी होता है वो hc/λ या h इंटू एफ के बराबर होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा होगा, ठीक है। hc/λ है या h इंटू एफ है, तो फोटोन का एक न्यूमेरिकल मान आपने पढ़ा होगा, 12000 E बराबर 12400/λ इन एंगस्ट्रॉन। पढ़ा है ऐसे ऐसे, अरे याद करना है ऐसे बेटा, 11 में पढ़ा, भूल गया तुम लोग। E बराबर फोटोन के पास जो एनर्जी होती है 12400/λ। पढ़ा है क्या ऐसा, पढ़ा होगा, 100% पढ़ा होगा, और नहीं तो ऐसा पढ़ा होगा 1240/λ इन नैनोमीटर। ऐसा पढ़ा कभी, 2.14 इंटू 10⁻⁻11। किस में, हाँ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा, आप किस में पढ़े, यूनिट किस में होता है, 30.6 ना 30.6 तो अलग है। फोटोन के पास जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़े, आप 1.2 कुछ कर रहे हैं ना, तो वो किस में पढ़े हैं, जूल में पढ़े होंगे आप, कि किस में पढ़े, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आर्ग में कहाँ से आया, हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे बेटा, हम फोटोन की बात कर रहे हैं। फोटोन के पास एनर्जी होती है 12400/λ इन एंगस्ट्रॉन। ये पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ोगे, देखिए
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, नया भी मिल जाएगा। कह रहा है क्या कि सर फोटोन के पास जो एनर्जी होता है वो होता है 12,400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन, ऐसे लिखवा दिया जाता है, लेकिन कहाँ से आता है उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? एनर्जी बराबर ई बराबर क्या होता है, एक फोटोन के पास एनर्जी बराबर कितना होगा बेटा, एच बाई लैम्डा या एच इंटू एफ। हम इसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डायरेक्ट अब क्या होगा। देख होता क्या है कि एच की कॉन्स्टेंट वैल्यू है और सी भी हमारी क्या बेटा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अगर हम आपको दे भी दे कि साहब एक वेव है जिसकी वेवलेंथ क्या है बेटा, एक फोटोन है, फोटोन के पास जो वेवलेंथ है, फोटोन की जो वेवलेंथ है वो फलना एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है, मतलब 4315 है ना, ऐसे दे दी 4315 वेवलेंथ दिया हुआ है एंगस्ट्रॉन में। तो बताओ उसके पास एनर्जी कितना होगा, उस फोटोन के पास एनर्जी कितना होगा। तो एनर्जी अब कैलकुलेट करने का डायरेक्ट तरीका नहीं है, ठीक है, कि साहब अब एच की वैल्यू पुट करें, सी का वैल्यू पुट कर दें, फिर लेमडा की वैल्यू पुट करें, फिर वो जाएगा किस में, तो बेटा जूल में आएगा। अभी हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन अपने आप समझ जाएगा, फिर वो जूल में आएगा, जूल से फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में। सब चीज़ जनरली जितना भी एनर्जी होता है बेटा वो सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मेजर किया जाएगा। जितने भी एनर्जी होंगे वो सब किस में मेजर किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। इसलिए आपको डायरेक्ट वैल्यू किस में दे दिया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे दिया गया। आइए ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन। हम लोग क्या पढ़े बेटा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। हेडिंग डाल लीजिए एनर्जी ऑफ वन फोटोन। बाबू चलिए अभी हम लोग पढ़े कि एक फोटोन के पास, एक फोटोन की मोमेंटम कितनी होती है, गधा हो जाए ऐसी बाई लेमडा पढ़ता रह जाए। फोटोन के पास मोमेंटम कितना होता है, एच बाई लेमडा। कितना होता है, एच बाई लेमडा। कितना होता है, एच बाई लेमडा। और एनर्जी कितनी होती है बेटा, एस सी बाई लेमडा है। क्लास का चीज़ यही याद नहीं है तो घर जाके क्या कीजिएगा आप लोग, हाँ बुर्बक बने रहिएगा हमेशा। कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होता है वो एनर्जी होता है बेटा एच सी बाई लेमडा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, H का वैल्यू कितना होता है, 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 34। C 3 गुने 10 के पावर 8, किस में आएगा ये, मीटर पर सेकेंड। ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी। अच्छा वो आपको बताया नहीं बेटा, है ना, कि इसका यूनिट जूल पर सेकंड में कैसा होता है। एक बार देख लो तो बेटा, E बराबर H इंटू एफ होता है ना बेटा, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। अरे हाँ ना तो बोल, H बराबर क्या हो जाएगा, E बाई एफ होगा। अरे हाँ ना तो बोल, एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, 1 बाई सेकेंड। अरे हाँ ना तो बोल, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा, किस में आ जाएगा बेटा, जूल सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उस समय हम आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बताए थे। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट ही होता है बेटा सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हर्ट्ज बोलते हैं, है ना। तो जूल एनर्जी का यूनिट क्या होगा बेटा, हमेशा जूल। ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा बेटा, 1 बाई सेकेंड। तो जूल सेकेंड ये क्या होगा बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, आसान सा चीज़ है, बस याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है सेकंड इन, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, जूल। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सोए हुए क्या तुम लोग यार, सेकंड इनवर्स होता है बाई लैम्डा। बोलिए किस में आ जाएगा, सब ऐसा यूनिट में चल रहा है, ये किस में चलेगा बेटा, जूल में। ये किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, कहता है क्या कि साहब जनरली हमको जो ये बहुत बड़ा वैल्यू दिखाई दे रहा होगा। अरे हाँ ना तो बोल, तो कह रहा है क्या, जनरली हम लोग जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बेटा, वो किस में कैलकुलेट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं। किस में कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। अब कहता है कि मास्टर साहब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो आप लोगों को बताया हुआ होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप लोगों को बताए होंगे। बोल तो बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, -19 जूल। हाँ बहुत बढ़िया। कहता है क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बेटा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की पोटेंशियल से, भाई 1 वोल्ट ले लिया, ठीक है, तो 1 वोल्ट की पोटेंशियल से पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की पोटेंशियल से अगर एक्सेलरेट कराते हैं, समझ लीजिएगा, लिखा हुआ सब उसमें लिखवा दिया गया है, ठीक है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की पोटेंशियल से अगर एक्सेलरेट कराते हैं, मतलब 1 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए
और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़िएगा तो होगा क्या कि साहब ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाती है। ठीक है, आप लोग वही पढ़िएगा, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल V हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सोचो इलेक्ट्रिकल, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज फोर्स किधर लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ से ये भागना चालू करेगा। अब भाग भाग के जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है बेटा, वो कितनी हो जाएगी, EV हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, EV। कब, जब हम किसी भी V वोल्ट से एक्सेलरेट कराएंगे तब। अगर किसी V वोल्ट से एक्सेलरेट करा रहे हैं, ये 0 और V हो गया ना, तो किसी V वोल्ट से एक्सेलरेट करा रहे हैं तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो साहब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, EV हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी या ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हमेशा लिखेगा कैन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट, इट मीन्स वी आर गिविंग इट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ EV जूल। नहीं आया। अब कहते हैं क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या समझ में आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया कि साहब अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की पोटेंशियल से एक्सेलरेट अगर कराते हैं, तो 1 वोल्ट की पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराते हैं तो ध्यान से देख, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम गुने वोल्ट। तो वोल्ट कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया बेटा। अरे हाँ ना, तो बोल, वोल्ट क्या हो गया, 1 वोल्ट ना हो गया। 1 वोल्ट की पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराना है। हाँ, अब वोल्ट इंटू कूलम क्या होता है बेटा, जूल बनता है। वोल्ट इंटू कूलम क्या होगा, जूल बनेगा। तो कितना हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। बोलो कोई दिक्कत, या पढ़े भी होंगे बेटा यहाँ से। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो U बराबर क्या होता है, Q इंटू V। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और V का यूनिट होता है वोल्ट, और कूलम इंटू वोल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जूल बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आइए, खैर इतना समझ में आ गया बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है इतना जूल के बराबर। आइए, कहते हैं क्या कि साहब ये जूल है और बेसिकली हमको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आइए कोई बात नहीं, तो 1.667 गुने 10 के पावर माइनस 34 गुने 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई लैम्डा गुने भाग दे देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। अब ये जूल किस में हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। बोल कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। सही है, ठीक है। आइए, अब बाबू इसको जरा काट छाट कीजिएगा। तो काटिएगा, दे देखिए यहाँ ध्यान से देखिए। तो हाँ, पहले तो पावर हुआ देखिए, तो बेटा पावर देखिए, तो ई प्लस 19 ऊपर चला जाएगा। तो 19 से 8 कितना हो जाएगा, 27। और 34 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के पावर माइनस 7। तो ये करीबन आपका हो जाएगा इधर 16 3 48 6 3 18। तो 18 में 16 से भागा दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा 18। दे तो जरा, भागा दो। 6 3 18 है ना, करीबन इसमें इसको गुना करो ना, 6.67 गुने 3 डिवाइडेड बाई 1.6, इतना करो तो 19 कहाँ से आ जाएगा, 124। जल्दी करो, जल्दी करो। तू मत करा, तू पढ़ छोड़ दो। अरे हाई देखो ना जी, इतना वैल्यू कितना आ रहा है, 12 ,,
ट्वेल्व 12.50, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेटली बेटा ये इतना में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ इधर भी ये होती है ना, है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, अब समझ में आ गया हमको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये करीबन 12.4 के करीबन में आएगा, ठीक है। 12.5 के जो आ रहा है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 12.4 उसको ले लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ इधर उधर कुछ डिफरेंट खाता है। कहता है क्या साहब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आ गया बाई, अरे सॉरी, ये 12.4 आया ना, बस इसको याद रखना। ये आ गया बेटा 12.4 बाई लैम्डा इंटू 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। अभी तक ये लैम्डा किस में चल रहा है बेटा? तो लैम्डा अभी ऐसा यूनिट में ही चल रहा है, देखो ना, ऐसा यूनिट में ही चल रहा है। तो ये लैम्डा जो है अभी किस में बेटा? मीटर में, ठीक है। अब कहना क्या है कि साहब देखो, हमको क्या है कि साहब हमको जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है वो वेवलेंथ जो दिया रहता है वो हमेशा एंगस्ट्रॉन में दिया रहेगा या नैनोमीटर में दिया रहता है। तो जनरली आपको एंगस्ट्रॉन में दिया रहेगा, नैनोमीटर में देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कहते हैं क्या कि साहब अब हमको क्या करना है कि हमको ऐसा चीज़ चाहिए कि डायरेक्ट हम एंगस्ट्रॉन की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें कि इतना 6240 एंगस्ट्रॉन है, तो 6240 खाली पुट कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाए। तो सोचो कि 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा, 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो साहब हमको क्या करना है कि साहब इस वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉन में ही पुट करना है। अरे हाँ ना तो बोल, तो इसलिए इसको एंगस्ट्रॉन में लिखना पड़ेगा। तो ये प्लस में नहीं बेटा, 12.4 × 10⁻⁻7 बटा लैम्डा गुने 10⁻⁻10। अभी बता रहे हैं क्यों? क्योंकि साहब हमको उसको मीटर में है, मीटर को एंगस्ट्रॉन में नहीं लाना है, एंगस्ट्रॉन में ही वैल्यू है, एंगस्ट्रॉन में ही पुट करना है। नहीं बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम ऑलरेडी पहले से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, 10⁻⁻10 पहले से ही डाल दे रहे हैं। नहीं बात समझ में आ रही है? तो अब जो यहाँ पे वैल्यू जी जो मीटर में पुट कर रहे थे, अब मीटर में ना पुट करके अब लैम्डा को डायरेक्ट किस में पुट करेंगे बेटा? एंगस्ट्रॉन में पुट कर देंगे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ ध्यान से ये क्या है बेटा? हमारे एनर्जी आ रहा है। तो एनर्जी जो होगा 12.4 × 10⁻⁻7 बाई लैम्डा किस में आ गया बेटा? एंगस्ट्रॉन में आ गया। ये 10⁻10 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 1 मीटर नहीं पुट किए हैं, हम क्या कर रहे हैं बेटा कि साहब हम ऑलरेडी इस लैम्डा को ही एंगस्ट्रॉन में ही डाल दे रहे हैं। मीटर में है, हम ऑलरेडी एंगस्ट्रॉन में ही डाल रहे हैं। इसलिए डाल रहे हैं कि जनरली हमारा जो वैल्यू आता है ना वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ का जैसे 5240 एंगस्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? 5240 × 10⁻⁻10 मीटर लिखना पड़ेगा। इसका इतना मीटर हो गया ना। तो इसलिए हमारा क्या है कि डायरेक्ट हमारी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में ही दी गई रहती है, या नैनोमीटर में दिया रहेगा, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो इसलिए इस लैम्डा को जो यहाँ पे अभी मीटर में शो कर रहा है कि लैम्डा को यहाँ पे मीटर में पुट करना है। लैम्डा को किस में पुट करना है बेटा? मीटर में पुट करना है। तो उससे अच्छा हमने क्या किया कि साहब डायरेक्ट एंगस्ट्रॉन में ही इसको रहने दी। इस लैम्डा को किस में रखने रहे हैं बेटा? हम लोग एंगस्ट्रॉन में ही रख रहे हैं। तो एंगस्ट्रॉन में रखने के लिए इसको 10⁻⁻10 से इसमें ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे अब क्या होगा कि हमको ये 10⁻⁻10 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होगा। अब यहाँ पे लैम्डा होगा सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू हमको खाली क्या करनी बेटा? यहाँ पे पुट कर देनी है। नहीं, हम उतना ऑलरेडी जो हम यहाँ पे -10 कर रहे हैं ना, -10 गुना कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हम -10 यहाँ पे क्या कर दिए बेटा? पहले से ही गुना कर दिए। तो अब हमको क्या करना होगा? लैम्डा की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5240 यहाँ पे पुट करना होगा। बात समझ में आ रही है? अरे नहीं आया? इसलिए हम डायरेक्ट 10⁻⁻10 से इसमें पहले से ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कि बाद में हमको खाली वैल्यू पुट करना है, आंसर पा लेना है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख रहे हैं ना, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो सेम वही कंडीशन, पहले ही 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और यहाँ पे बार बार लिख रहे हैं कि साहब लैम्डा किस में होना चाहिए? एंगस्ट्रॉन। ठीक है, एंगस्ट्रॉन में रहेगा तो जितना एंगस्ट्रॉन रहेगा वो पूरा पूरा वैल्यू खाली उतने पुट कर देना है। कोई दिक्कत आई? लैम्डा एंगस्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आ रहा है।
अब इसको कर लो बेटा, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 12,400। करो, आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 10 के पावर 3 होगा ना, तो 2 को 0 एने और आएगा ना, तो 2 को 0 और इधर आ गया, दशमलव हटा दिए। तो एक फोटोन के पास जो हमारी एनर्जी आ गई, वो एनर्जी कितनी आ गई बेटा? तो याद करना है आजीवन इसको कि साहब एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है 12,400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं, और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आएगा। ठीक है, आइए अब कहते हैं क्या, कई बार साहब होता क्या है कि हमको नैनोमीटर में भी दिया रहता है। किस में दिया रहता है बेटा? हाँ, तो नैनोमीटर में अब आपको याद होना चाहिए रिलेशन बेटा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है बेटा? 10⁻⁹ मीटर। अरे हाँ ना, तो बोलिए। तो इसलिए हम यही ये वाला जो चीज़ है ना, इसी इक्वेशन को फिर से अगर हम लिख दें तो E बराबर हो जाएगा 12.4 गुने 10⁻⁷ बटा लैम्डा में हम किससे गुना कर देंगे बेटा? 10⁻⁹ से गुना कर देंगे। ये अब किस में हो जाएगा बेटा? नैनोमीटर में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये अब आपका आ जाएगा 12.4 गुने 10⁻⁷ आई चला जाएगा ऊपर 10⁹ बटा लैम्डा इन नैनोमीटर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बोल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ जाएगा 12,4, अब कितना होगा? 2 गो ना, तो 1 गो 2 गो 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन। अब तू सोच कि बेटा अगर हमको एक फोटोन दिया, उसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में दिया रहेगा, पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट क्या होगा, तो सोचो कि हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ता, तब ना जाके हमको सोल्यूशन लाना पड़ता। अब क्या है कि हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे, भाई अपने आप याद हो जाएगा। एगो कम कर लेंगे, एगो क्या कर लेंगे? एगो कम कर लेंगे। हेकरा में से सुनो में से वो सुनो कम कर लेंगे। अरे हाँ ना, तो बोल। तो याद करेंगे हम हमेशा ऐसे 12,400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। अरे हाँ ना, तो बोल। क्या याद करेंगे? 12,400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। और वो किस में याद करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद कर लेंगे। बोलो, कोई दिक्कत? काम खत्म। अब आपको तमाम सारी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उस क्वेश्चन को आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं बेटा? डील कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन को डील करने से पहले हम आपको थोड़ा फोटोन की प्रॉपर्टीज भी बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? फोटोन की प्रॉपर्टीज, शायद प्रॉपर्टीज ही है, वही है ना? खोले लिख लिए क्या? हाँ, तो फोटोन की प्रॉपर्टीज है बेटा। तो इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। देन आफ्टर हम लोग क्या आएंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग डील करते जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। लेकिन बच्चा कम है, तो एक तो तुम लोग भी जानते हो लेस एनर्जेटिक टाइप के बैठे हुए हो, ठीक है? क्लास में एनर्जी नहीं लग रहा है। नहीं, हम लोग टारगेट बैच में रहते, चाहे तुम लोग शाम वाला बैच रहता है तो एनर्जी पूरा भरा रहता है। अभी लग रहा है कि एकदम डल रिस्पॉन्स में डल एनर्जी चल रहा है। हाँ, लिखना नहीं पड़ रहा है, तो सुविधा दे दिया गया है। बहुत लोगों को दिक्कत है। आइए, हाँ, सुनते नहीं रहिए, खाली आराम से सुनते रहिएगा, तब तो बहुत सुस्त हो जाइएगा। तो सुस्त मुर्गा कहलाइए। उसी में हाँ या ना आपको रिस्पॉन्स देते रहना है, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर को आगे बढ़ा पाएंगे, है ना? और एनर्जेटिक आएंगे। खैर, हम लोग आते हैं फोटोन की एनर्जी के बारे में, फोटोन की प्रॉपर्टी के बारे में। कहता है क्या कि सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि जो फोटोन है बेटा, फोटोन है क्या? लाइट है। अरे यार, फोटोन है क्या? लाइट जो आती है, हम लोग धूप में खड़े होते हैं तो हमारा पीठ का चमड़ा जल जाता है। पीठ का चमड़ा काहे जल जाता है? तो सब एनर्जी है। हम लोग जब धूप में कहीं आग जल रहा है, आग में हम लोग हाथ जला देंगे, हाथ रख देंगे तो चमड़ा जल नहीं जाएगा। तो वैसे क्या है बेटा, जब धूप में बहुत देर खड़ा हो, देखिएगा स्किन जो अपर लेयर होती है वो जल जाती है। तो होता क्या है कि सन से हीट आ रही है, हीट मतलब एनर्जी है, तो सन लाइट के पास एनर्जी है। तो अब जब लाइट के पास एनर्जी है तो ये एनर्जी कैसे है? तो हम लोग ये मानते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी है। लाइट के पास क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है, और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हमारे पास आती है।
ऐसे नहीं कि रुक रुक के आती है, नहीं, पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये कंटिन्यूस वाले फॉर्म में आती है। और इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। जैसे आप सपोज की, जस्ट सपोज, कैसे, तो थोड़ा माइंड में सेट करने के लिए, जैसे बंदूक है ना, AK-47, ठीक है। अब AK-47 में तमाम गोलियां लगी हुई हैं, एक बार में 147 गोली जाता है, 47 गोली मारेगा, अब पता नहीं कितना होता है, ठीक है। अब मान लो ऐसे मार, सुन नहीं ऐसे बार मार रहे हैं, फिल्म में देखे होंगे, ऐसे मार रहे हैं। अब कंटिन्यूस ट्रिगर अगर दबाए रह गए तो यहाँ से क्या होगा, धक्का 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 धक्का, क्या होगा कि गोलियाँ निकलते जाएंगी। तो लगे एक गोली के पीछे दूसरा गोली है, मतलब क्या लगे, गोलियों की एक लाइन दिखाई देगी आपको। आप समझिए तो, मेरे जो समझाना चाह रहे वो समझ ही नहीं रहे, छिदार देगा। करे क्या कि साहब गोली के पीछे जस्ट गोली, गोली के पीछे जस्ट गोली, गोली के पीछे जस्ट गोली, तो ये सब गोली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देते जाएगा। अरे हाँ ना, तो बोल गया। तो यही स्ट्रेट लाइन क्या होगी, हम लोग रेज को, हम लोग लाइट को कैसे दिखाते हैं, रेज से दिखाते हैं। तो ऐसी एक रे बन जाती है, क्या बन जाएगी बेटा, एक रे बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। लेकिन वो है क्या बेटा, कि बहुत छोटे 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 पैकेट ऑफ एनर्जी है, वो सब अपने आप में अलग है, सब अपने आप में अलग है बेटा। लेकिन वो दिखाई कैसे देते हैं कि एक लाइन में एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको डिस्टिंग्विश अपनी जनरल नॉर्मल आंखों से हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो कहते हैं क्या कि साहब फोटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि साहब फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, और स्पीड ऑफ लाइट को दिखाते हैं c से, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि साहब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। तो इन सब चीज़ों का कंजर्वेशन होता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ कभी भी फोटोन नहीं होता है। आपको अभी सुने भी नहीं होंगे कंजर्वेशन ऑफ फोटोन। तो फोटोन का कंजर्वेशन कभी भी होगा, अरे बोलना पड़ेगा, हेलो क्या कर रहे हो। तो कहते हैं क्या कि फोटोन का कंजर्वेशन कभी नहीं होगा बेटा। दूसरी चीज़ क्या है कि मोबाइल लेके नहीं बेटा, हम आपको पहले अगर नोट्स दे दे रहे हैं तो उसको नोट्स को लिख के लाइए और कॉपी खोल के देखिए, उसको कॉपी पे लिखिए, कॉपी खोल के देखिए, मोबाइल खोल के मत देखिए, वो बहुत और लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा घर पे होम टास्क करके आना है। तो कह रहे हैं क्या कि फोटोन के पास अपनी कोई भी फोटोन का कंजर्वेशन ऑफ फोटोन नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि साहब फोटोन का जो रेस्ट मास माना जाता है, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। फोटोन का रेस्ट मास क्या माना जाता है बेटा, फोटोन का रेस्ट मास क्या माना जाता है, 0। फोटोन का रेस्ट मास क्या माना जाता है, 0। और जो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है कि सब फोटोन को चार्ज नहीं किया जा सकता है, फोटोन को चार्ज नहीं किया जा सकता है। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। ये क्या होता है बेटा, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। पूछा गया है कई बार एग्जामिनेशन, अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी, कि फोटोन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, और इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे इसमें कोई भी डेविएशन नाम का चीज़ नहीं होता है। मतलब लाइट ये जो फोटोन है तो डेविएट ही नहीं करेगा। क्यों डेविएट करेगा, हमारे पास इतने इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं फिट है यहाँ पे, लेकिन हम लोग मास है ना, तो मास है तो साहब हम लोग इधर उधर हम पे फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो फोर्स तभी लगेगा जब वो क्या हो, चार्ज पार्टिकल हो। तो चार्ज, अब फोटोन हमारा चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, तो साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्यों डेविएट होगा, इसलिए फोटोन कभी भी डेविएट नहीं होगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। ये 4 प्रॉपर्टीज हमारी किसकी थी बेटा, फोटोन की थी। ये फोटोन की 4 प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, याद रखना है। याद है चारों, पक्का। पहला प्रॉपर्टी क्या बताया, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ाया गया है बेटा थर्मोनिक इमिशन। क्या है बेटा, थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन क्या है, जैसे मान लो कि एक हमारा मेटल है, जैसे मान लो कि क्या है बेटा, हमारा एक मेटल। अब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे क्या है बेटा। अब इसको हम लोग क्या करना चालू कर दे बेटा, हीट देना चालू कर दे, ठीक है। तो कह रहे क्या कि जैसे एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे ये जो सरफेस होती है बेटा, है ना, इस हर एक मतलब मेटल के लिए एक आप पढ़े होंगे कभी, वर्क फंक्शन होता है। मतलब वर्क फंक्शन होता है क्या है कि साहब इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकलने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, साहब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ हो गया, वो तो एनर्जी को बताने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया। लेकिन वर्क फंक्शन क्या है कि इसको यहाँ से स्केप आउट होने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है।
मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी जब इसको देंगे तो देने के बाद ही ये क्या होगा, अपने हायर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो क्या करेगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और मतलब एनर्जी देंगे तो उसके पास क्या आ जाएगा, वो एनर्जी एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी, और वही काइनेटिक एनर्जी से पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भाग जाएगा, इस मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा। तो वही इजेक्शन का प्रोसेस है जिसमें हम लोग सबसे पहला प्रोसेस पढ़ते हैं बेटा थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन क्या है कि साहब हम यहाँ से हीट देना चालू करते हैं, क्या देना चालू करेंगे बेटा, हीट देना चालू करेंगे। हीट देते क्या होगा कि साहब हर एक इलेक्ट्रॉन नहीं भाग जाएगा, कुछ ही इलेक्ट्रॉन, जैसे इस क्लास में सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग को पढ़ना है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको छुट्टी का बहुत जल्दी होगा कि मास्टर जल्दी प्रवचन खत्म करेंगे, अपन निकले यहाँ से, ठीक है। तो लेकिन पढ़ना उसको भी है, पढ़ना उसको भी। वैसे ही बेटा क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन सबके पास अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल होती है, हर एक इलेक्ट्रॉन की। ये हम लोग जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल होती है, और इस इलेक्ट्रॉन के पास मान लो कि कुछ ज़्यादा एनर्जी अभी फिलहाल के लिए है, और जैसे ही हमने हीट दिया यहाँ से, तो हीट देने से क्या होगा कि ये पर्टिकुलर इसका मतलब बेसिकली मटेरियल का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, और मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा सफिशिएंट टेम्परेचर आएगा कि उस टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हीट आ रहा है उसके पास, अरे टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हीट आ रहा है, और हीट आने से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर सफिशिएंट टेम्परेचर पे, सफिशिएंट टेम्परेचर मिल गया मतलब इसको हीट मिल गया, तो उस पर्टिकुलर सफिशिएंट टेम्परेचर पे ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी मिल गई, और उसके एनर्जी मिल गई मतलब इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इस मेटल सरफेस जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। कितना चाहिए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। हम यहाँ से हीट देना चालू कर दिए तो इसके पास एनर्जी मिलना चालू हो गया। अब वो एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुँच गया, यहाँ से क्या कर रहे निकल लिया, और बोला हाँ कि नहीं, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल, इसको भी माने कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला, मिला। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलने से ये जैसे यहाँ से निकलना चालू कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन तो पूरा भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या बेटा पूरा भरे हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ जैसे घूमने गया तब तक क्या किसी के साथ कोलिजन हो गया, लड़ गया, तो लड़ने पे हम लोग अपनी एनर्जी क्या होगा, दूसरे को कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसमिट कर देते हैं। तो निकलने के लिए वो कहा कि ये एकदम बैरियर है कि साहब यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तभी आपको जाने देंगे, मतलब हमको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मिल ही गया है, सब काहे नहीं निकल पाते, वो उसकी बारे में बात बता रहे हैं। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, लेकिन ये क्या हुआ कि ये खटाक से निकल गया, ये खटाक से निकल गया, क्योंकि मान लेते हैं एकदम पॉसिबिलिटीज मानते, ये पॉसिबिलिटीज ही है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि साहब इसका कोई कॉलिजन नहीं हुआ, और कोई कॉलिजन नहीं हुआ तो इसका एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हुआ, और ये खटाक से क्या कर गया बेटा, निकल गया। लेकिन यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से जाते जाते बेटा बहुत सारे कॉलिजन हुआ, और कॉलिजन होने के बाद वो क्या हुआ कि जब सरफेस पे पहुंचा तो वहाँ पे उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए वहाँ पे इजेक्ट नहीं हो पाया। तो एक तो हमारा क्या है बेटा, थर्मोनिक इमिशन है, यही हमारा क्या कहलाता है, थर्मोनिक इमिशन, कि एक पर्टिकुलर किसी मेटल सरफेस को अगर हम हीट देते हैं तो एक सफिशिएंट टेम्परेचर पे वहाँ से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना चालू हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोनिक इमिशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है बेटा, हीट के फॉर्म में वो एनर्जी मिलती है। किसके फॉर्म में मिलती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा है वो है सेकेंडरी इमिशन। दूसरा क्या है बेटा, सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन में देखिएगा, जैसे मान लो कि आप रोड पे खड़े हैं, और एक हाई वेलोसिटी वाला ट्रक उधर से आया, ठीक है, और हाई वेलोसिटी वाला ट्रक आया एकदम धुआं में आ रहा है, धुआं उड़ाते जा रहा है बेटा, ठीक है, मतलब आपको देखने में भी टाइम नहीं लग रहा, मतलब स्वांग से आया निकल लिया। तो हाई वेलोसिटी वाला ट्रक इधर से आया, आदमी वहाँ पे खड़ा था, उसको तो आप आँख खोले हुए थे, 1 सेकंड में झपकाए, दूसरा बात खोले तो वो आदमी वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। मतलब क्या हुआ कि साहब ये हाई वेलोसिटी वाला ये हाई वेलोसिटी वाला जो ट्रक था वो अपना बहुत एनर्जी क्या कर दिया, उस आदमी को दे दिया, यही ना हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, वो आदमी रुका हुआ था। तो क्या हो गया, हाई वेलोसिटी वाला ट्रक उस आदमी को क्या कर दिया, अपना पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा नहीं मतलब जितना एनर्जी उसको चाहिए था पूरा एनर्जी दे दिया। तो एनर्जी देने से अब क्या होगा कि साहब वो ट्रक पहले ही रुक जाएगा, लेकिन देखिएगा आदमी उड़ते रहेगा अभी। आदमी क्या होगा, जैसे मानिए आप यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे हैं, हम आपको धक्का दे दिए, तो धक्का दे दिए तो आप यहाँ से वहाँ नहीं थोड़ी खिसकीजिएगा, हम धक्का यहीं से यहीं तक न दिए तो आप यहाँ से यहीं तक नहीं मूव कीजिएगा, आप यहाँ के बाद आगे भी मूव कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको एनर्जी पूरा दे दिया। अब वही एनर्जी से आप क्या कीजिएगा, दौड़ते रहिएगा। अरे हाँ ना, तो बोल, तो वही होता है क्या है कि जब ये जो है, ध्यान समझिएगा, ये जो सेकेंडरी इमिशन है, इस सेकेंडरी इमिशन में होता क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से बीम आप समझो,
इलेक्ट्रॉन का बीम समझो। ये इलेक्ट्रॉन हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम है ना, ये क्या करते हैं, किसी मेटल सरफेस पे पड़ते हैं और उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को एकदम क्या करते हैं, उससे पड़े और उसको किक आउट कर देते हैं तुरंत। जैसे नहीं होते, आया फुटबॉल आया एकदम किक मार दिए, अरे हाँ ना तो बोल। तो जैसे ये हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स आए, मतलब हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आए, अरे नहीं आया, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक साथ और उसके पास खूब एक्सेलरेशन है, खूब एक्सेलरेशन वाले आए। अब पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन पे क्या किया बेटा? टकराए। तो टकराने के बाद तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देंगे। किक आउट करने का मतलब जैसे हम लोग किक मारते हैं तो वैसे क्या हो, किक आउट कर देगा। तो किक आउट हो जाएगा कहाँ से बेटा? मेटल सरफेस से। अब किक आउट होना ही क्या कहलाएगा? इजेक्शन कहलाएगा। अरे हाँ ना तो बोल यार। तो दूसरा यही प्रोसेस था बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इजेक्शन। जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी इजेक्शन। तीसरा जो होता है बेटा वो होता है फील्ड इजेक्शन। क्या होता है बेटा? फील्ड इजेक्शन में क्या होता है कि अब सोचो कि जैसे हम लोग आए थे साहब कि हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन से हम किसी इलेक्ट्रॉन पे, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स अगर आते हैं किसी मेटल सरफेस पे गिरते हैं तो वो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर देते हैं उस मेटल सरफेस से, ठीक है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन आ जाता है और इस दौरान वो अपनी पूरा को पूरा एनर्जी क्या कर देता है? उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। दूसरा प्रोसेस क्या कर रहा है कि साहब फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन का मतलब क्या होगा कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा यहाँ पे कि हम डायरेक्ट वो फील्ड ही बना दिए रहते हैं यहाँ पे। इस पूरे मेटल को एक हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग क्या करते हैं बेटा? रख देते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वैल्यू करीबन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ वोल्ट करीबन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? 10⁸ वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत कम नहीं है बेटा, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप बैटरी का पोटेंशियल देखिएगा तो करीबन 12 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट इतने रहता है बेटा, लेकिन यहाँ पे 10⁸ वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। अब सोचो कि साहब अगर इतना हाई स्ट्रेंथ वाली अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं किसी मेटल पे तो वो क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाना नहीं चालू करेगा, फोर्स लगाना चालू करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन पे, माने कि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे सब इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाना चालू करेंगे और फोर्स किधर लगाएंगे? मालूम किधर क्यों फोर्स लगा देंगे? अरे बोल हाँ कि ना? तो कहता है क्या कि हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पे, हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने से डायरेक्ट उस मेटल प्लेट में हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई अगर कर देते हैं तो साहब उस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिकल फोर्स डेवलप हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन पे क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिकल फोर्स। और इसी फोर्स से ये क्या करेगा? इस मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई फील्ड इमिशन, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फील्ड इमिशन बोलते हैं। डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड रख दो बाबू। ये वाला इसके पहले वाला दोनों सेम केस है। जो हम लोग सेकेंडरी इमिशन बोले थे ना जिसको, तो सेकेंडरी इमिशन और फील्ड इमिशन दोनों एक ही टाइप से हैं। कैसे? तो ध्यान से देख बेटा कि जब आप सोचो कि एक्सेलरेट कब कराओगे, तो जब तक V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दोगे नहीं तब तक एक्सेलरेट कैसे कराओगे यार? और V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो अगर आप V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे होगे तभी ना बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी। अरे हाँ ना तो बोल। तो जितना पोटेंशियल बढ़ाइएगा क्या उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा? हाँ ना तो बोल यार कि जितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ाइएगा क्या उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगी। तो साहब ये एग्जाम्पल ये किसका? पहले वाले का। अरे पहले वाले में क्या पढ़ाया है बेटा कि साहब जब भी हमारा किसी हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को किसी मेटल सरफेस पे गिराते हैं तो वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से किक आउट कर देता है, स्केप कर देता है, भगा ले जाता है, ठीक है। तो वो हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे गए तभी ना हाईली एक्सेलरेटेड हो रहे हैं। तो यही इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्ट हम क्या किए कि साहब इस मेटल प्लेट में ही वही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो वही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करे वो इतना वोल्ट पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना वोल्ट थोड़ी है बेटा। हाँ क्या होता है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर नहीं। तो कह रहे इतना वोल्ट पर मीटर का अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर अप्लाई कर दे रहे हैं तब साहब वो क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। फोर्थ इजेक्शन है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है
कहता है क्या कि अगर किसी मेटल सरफेस से, हम लोग समझते हैं कि अगर किसी मेटल सरफेस पे अगर लाइट हमारी गिरती है, अगर किसी मेटल सरफेस पे लाइट अगर गिरती है, जैसे यहाँ ध्यान से देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है बेटा। क्या ऐसी छोड़ो, ये मेटल सरफेस ले लिया, ये क्या ले लिया बेटा, मेटल सरफेस। अब इस मेटल सरफेस पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ से हमारी लाइट बेसिकली क्या करे बेटा, आ रही है, कोई भी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या जनरली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट होता है वो लाइट कहलाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली हम लोग लेते हैं लाइट को, मतलब इसी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही ले रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सिलेक्शन कर लिया तो वो लाइट कहलाती है। तो मान लो कि एक मेटल सरफेस से अगर हम लाइट को गिरा रहे हैं, किसी मेटल सरफेस पे अगर लाइट को हम गिरा रहे हैं, तो देखते हैं क्या है कि जैसे इस मेटल सरफेस पे लाइट गिरती है तो देखते हैं क्या कि साहब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना चालू हो जाता है। किसी मेटल सरफेस पे जैसे हम लाइट को गिराते हैं तो गिराने से देखते क्या है कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो जाता है, और इसी इफेक्ट को, ये जो इफेक्ट दिखाई दिया यहाँ पे कि किसी मेटल सरफेस पे लाइट को गिरा रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो जा रहा है, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब उस बात की चीज़ है, हमने देखा कि इस पे लाइट गिरा तो देखा कि निकल गया, एक और मेटल लिए, ऐसी है, एक और मेटल लिए, ध्यान दीजिए, एक और मेटल। ओहो सुनो तो बता रही, अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं। हम एक और मेटल लिए, देखे क्या कि सेम लाइट को गिराए, देखे नहीं निकला इससे, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं ना होगा। हम क्या करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा रहे हैं, कभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि साहब किसी मेटल सरफेस पे अगर लाइट गिरा, अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, वेवलेंथ कितनी थी, क्या थी, वो बात की डिस्कस की जाएगी उसको। हमने देखा क्या कि सिंपली अगर लाइट गिर रहा है तो गिरा तो देखा क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। तो किसी मेटल सरफेस पे अगर लाइट गिरता है और मेटल सरफेस गिरने से अगर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन चालू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलना चालू कर दे, इसी इफेक्ट को हम लोग नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे देन आप उन सब चीज़ों की बात करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या था बेटा, 4 गो हमारा इमिशन का एक प्रोसेस था जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन देखते थे। 1-2 गो न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे, जो हम लोग फार्मूला भी पढ़े थे ना, उस पर फार्मूला पुटिंग अगर न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा तो आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा बेटा, समझ में भी आ जाएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। 20%, अच्छा ठीक है, आओ ना 2-4 कर लो। तो बेटा एक क्वेश्चन करो तो, अब सब लोग के पास होता तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कल से लिख के लाइएगा बेटा, है ना। कह रहा है क्या, क्वेश्चन आपको मिल ही गया होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड मोमेंटम, मतलब आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए और मोमेंटम चाहिए, हाँ डायरेक्टली दे रहे हैं, हुज एनर्जी इज, अगर उसके पास एनर्जी है 3 × 10⁻19 जूल। यहाँ ध्यान से देख बेटा, कह रहा है क्या कि साहब किसी पार्टिकल के पास इतना एनर्जी है, किसी पार्टिकल के पास क्या है, इतना एनर्जी है, तो कह रहा है क्या कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और मोमेंटम कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो साहब फार्मूला E बराबर, बोल बेटा, hc/λ या h × f, यही ना पढ़ा, यही ना तो फार्मूला पढ़ा, E बराबर hc/λ या h × f। तो यहाँ से E बराबर आपको दिया हुआ है, इन दोनों रिलेशन को यूज़ कर लो बेटा, 3 × 10⁻19 बराबर h का वैल्यू 6.67 × 10⁻34 गुने फ्रीक्वेंसी। बोल बेटा आ जाएगा नहीं आया। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो भी आपका निकालना निकल जाएगा, सॉल्यूशन में आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब आता है क्या कि सर मोमेंटम कैसे निकालें, तो मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला बोल तो बेटा h/λ, अरे हाँ ना तो बोल। अब तो सोच E बराबर क्या है, hc/λ, चूंकि E बराबर क्या होता है, hc/λ, h/λ, क्या बेटा, h/λ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, P, तो इसलिए एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से भी बन सकता है मोमेंटम के टर्म में, E बराबर PC। तो तुम सोच अब नहीं निकल जाएगा,
P बराबर E बाई सी। E का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बाबू काट छाट लोगे, हमको लग रहा है कि ये 10 ऊपर चला जाएगा, और जो भी आए कितना 10 टू द पावर माइनस 27 kg मीटर पर सेकेंड। क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो kg वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, वही kg मीटर पर सेकेंड उसका आंसर हो गया। बोल कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा यहाँ पे एक कराया गया है, कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी को निकालना है बेटा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। फॉर फोटोन ऑफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक फोटोन है और उस लाइट की जो वेवलेंथ है 4950 एंगस्ट्रॉन। अब बोल बेटा इसका एनर्जी कैसे निकालें। अब साहब फोटोन, ई फोटोन है, फोटोन की एनर्जी निकालना है, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, और वेवलेंथ भी किसमें दिया बेटा, एंगस्ट्रॉन में दिया है। तो अब अगर हम E बराबर SC बाई लेमडा यूज़ करना चालू कर देते तो बेकार हो जाएगा जीवन। तो E बराबर बोल क्या होगा, 12400 बाई लेमडा इन एंगस्ट्रॉन। तो 12400 बाई लेमडा की वैल्यू कितनी है बेटा, 4950। किस में आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आता है। अरे बोलो हाँ कि नहीं, तो साहब जो भी काट कूट लोगे तो ये करीबन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा शायद। आंसर इतना ही है ना, ठीक। बोलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लो, लास्ट कह रहा है क्या कि इफ़ अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑफ पावर 1 किलोवाट। मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, देख होता है, एक होता है मोनोक्रोमेटिक, दूसरा बाइक्रोमेटिक, तीसरा होता है पॉलीक्रोमेटिक। आपको जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे बेटा, हाँ, तो वेव ऑप्टिक्स में इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो अभी बता दे रहे हैं फिर से, लेकिन समझ लीजिएगा, वहाँ भी बताया जाएगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ। बाइक्रोमेटिक का मतलब दो वेवलेंथ। पॉलीक्रोमेटिक मतलब लाइट हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ, लाइट हैविंग मल्टीपल मतलब हाँ, वेव हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ, है ना। तो जैसे लाइट है तो लाइट के पास क्या होता है, बहुत सारी वेवलेंथ होती है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो कैसा कह रहे क्या कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है ऑफ लाइट ऑफ पावर 1 किलोवाट, पावर दिया हुआ है, इतना किलोवाट दिया हुआ है, 1 किलोवाट दिया हुआ है, और इतना किलोवाट पढ़ने से जो फोटोन का इमिशन हो रहा है, इमिट्स 6 गुने 10 के पावर 22 फोटोन पर सेकेंड। देन व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, यही आपको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। अब कह रहे क्या, ध्यान से समझ बेटा, कह रहे क्या कि एक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उस लाइट की पावर दी गई है कितना, 1 किलोवाट। इसका मतलब तो सोच कि पावर दिया हुआ है 1 किलोवाट का मतलब 1 गुने किलो का मतलब होता है 1000, और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब क्या होगा बेटा, जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब कि साहब ये जो लाइट है 1 सेकेंड में कितना एनर्जी इमिट कर रहा है बेटा, 1000 जूल एनर्जी पर सेकेंड इमिट कर रहा है। इसका मतलब सोच कि अगर इतना एनर्जी इमिट करने से इतना फोटोन निकल रहा है। अरे हाँ ना, तो बोलिए, यही तो कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, आपके वहाँ पे लिखा होगा कि सर कि इतना किलोवाट की जो लाइट है, मतलब पावर दिया है, लाइट की पावर दी है, गिरने से इतना फोटोन क्या कर रहा है बेटा, इमिट हो रहा है। अगर इतना फोटोन इमिट हो रहा है, इसका मतलब ये एनर्जी है किसका, तो फोटोन का ना। अरे लाइट किससे मिलकर बनता है, फोटोन से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब इतना फोटोन मिलके, इतना फोटोन, ये भी फोटोन पर सेकंड में आ रहा है ना, तो इतना फोटोन मिलके इतना जूल का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये मान सकते कि नहीं मान सकते। अरे हाँ ना, तो बोलिए, क्योंकि हमको अगर एक फोटोन का एनर्जी पता चल जाए तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अगर हमको एक फोटोन की एनर्जी पता चल जाए तो E बराबर SC बाई लेमडा या E बराबर H इंटू F कर लेंगे। अरे हाँ ना, तो हमको फ्रीक्वेंसी नहीं पता चल जाएगा उस वेव का। अरे फोटोन की फ्रीक्वेंसी का मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं मिल जाएगा। अरे सोच ना, अरे लाइट क्या है, लाइट को फोटोन माना गया है। अरे हाँ ना, तो बोल, तो हम सोच कह सकते हैं कि साहब, क्या कह सकते हैं कि साहब
कि 6 गुने 10 के पावर 22 फोटोन पीएचओ, इतना फोटॉन्स मिलके कितना एनर्जी दे रहा है बेटा? 1000 जूल का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अरे बोला हाँ कि ना आया? अरे नहीं आया। पक्का क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सोचो कि एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होगा, तो 1000 बाई 6 गुने 10 के पावर 22 ये क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो एक फोटोन के पास एनर्जी मिल गया कि नहीं मिल गया? तो सोच ई बराबर हमको मिल गया 1000 बाई 6 गुने 10 के पावर 22। तो ई बराबर क्या होगा? H इंटू एफ होता है ना बेटा, या एफ बराबर क्या होगा? ई बाई एच। तो ई की वैल्यू अपनी हो गई यहाँ पे 1000 बटा 6 गुने 10 के पावर 22 गुने एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 34। ये किस में हो जाएगा? हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी किस में होता है? हर्ट्ज में होता है। काम खत्म। ऐसा यूनिट में जो भी कैलकुलेशन करेंगे अपना आ जाएगा। बोलो नहीं आए, रोक दो।